नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। स्पेशल कवरेज न्यूज के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मुद्दा गरम है। मुद्दा गरम है में आज भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत। हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और उनका वहां पुरजोर स्वागत हुआ है। क्या फर्क पड़ने वाला है इस घटना का? हार्दिक पटेल कुछ समय पहले जब पिछला चुनाव हो रहा था, उस वक्त गुजरात विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, तब वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। अब जब एक और विधानसभा चुनाव होने वाला है, तब उन्होंने पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी को का दामन थाम लिया है। क्या ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है? क्या खुद हार्दिक पटेल के लिए एक बड़ा मौका हाथ लग गया है? क्या हार्दिक पटेल के इस कदम से उनको राजनीतिक रूप से बहुत फायदा होने वाला है, या फिर उनका ये फैसला उनको उल्टा पड़ सकता है, जैसे कई कांग्रेस के नेता बीजेपी में गए और उनको उचित जगह नहीं मिली। वहीं ऐसे भी उदाहरण हैं जो कांग्रेस के नेता बीजेपी में गए और मुख्यमंत्री तक जैसे पद पर सुशोभित हुए। इन परिस्थितियों में हार्दिक पटेल के भारतीय जनता पार्टी में जाने के क्या कारण हैं? इसके अलावा गुजरात की सियासत में एक पार्टी आम आदमी पार्टी का भी उदय हो रहा है, होता दिखता है। खासकर स्थानीय निकाय के चुनाव में उनकी मौजूदगी दिखी है। ऐसा माना जा रहा है कि वो कहीं पंजाब जैसा खेल गुजरात में भी न दोहरा दे। हालांकि ये आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी राजनीति में सारी संभावनाओं पर बात की जाती है। तो हार्दिक पटेल ने आम आदमी पार्टी में जाने का रास्ता नहीं चुनकर भारतीय जनता पार्टी में जाने का रास्ता चुना। इसके क्या मायने हैं? क्या इसका मतलब ये है कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के ही बीच है और आम आदमी पार्टी वहां कहीं नहीं है? तो ये इन सारे सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल रोज की तरह जुड़ रहा है, हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता दीपचंद राठौर जी। दीपचंद राठौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे धन्यवाद हैं प्रेम जी। जी भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल गोयल जी, हमेशा आपके साथ जुड़ते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बाकी धन्यवाद मेहमान भी धन्यवाद। जैसे जैसे जी जैसे जैसे जुड़ेंगे हम आपको उनसे परिचय गोयल साहब कराते नमस्ते। चलेंगे। नमस्कार नमस्कार। मैं आप लाइव हैं, इसलिए दर्शकों से हम लोग बात करें। सबसे पहले दीपचंद जी, हार्दिक पटेल ने कांग्रेस क्यों छोड़ी? कांग्रेस में ऐसा माहौल आप नहीं बना सके, हार्दिक पटेल को रख नहीं पाए। इससे पहले आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुनील जाखड़, अश्विनी जी, तमाम नेता ऐसे रहे जो लगातार आपको छोड़ के जाते रहे। ये हालिया उदाहरण है, पुराने उदाहरण में याद नहीं दिलाता। लेकिन गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और आप हार्दिक पटेल को रख नहीं पाए। आदरणीय सुरेंद्र दुबे प्रेम सर जी। का भी स्वागत कर लूं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र दुबे सर। जी दीप जी, आप अपना बोलना जवाब देना जारी रखें। आदरणीय प्रेम जी, हार्दिक पटेल जी, उनको हमने छोटी उम्र में बड़ा पद देकर कांग्रेस पार्टी ने जो मान सम्मान दिया था और पार्टी से जोड़ा था और उन पर भरोसा किया गया था, लेकिन और उनको गुजरात कांग्रेस इकाई कार्यकारिणी का अध्यक्ष भी बनाया गया था। लेकिन देखा गया है कि काफी समय से वो भारतीय जनता पार्टी के टच में थे और उन्होंने काफी टाइम पहले भी ट्विटर से भी कांग्रेस का नाम हटा दिया था और अभी चिंतन शिविर में भी वो नहीं गए थे। जबकि रघु शर्मा परबारिया जो गुजरात के, उन्होंने इनवाइट भी किया था। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि प्रेम जी, जो बीजेपी में आ गया वो हीरा है, जो बीजेपी छोड़ गया वो कूड़ा है, और जो आ रहा वो हैवी वेट से आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई कायर नहीं लड़ सकते। कांग्रेस एक अभूतपूर्व लड़ाई लड़ रही है, इसके लिए साहस संबल की चलिए, जरूरत कुछ है। प्रश्न मुझे और ऐसा ले लगता है लीजिए कि जिस दीपचंद तरह जी, की कुछ प्रश्न और ले लीजिए। आपने कहा कि हार्दिक पटेल को आपकी पार्टी ने बहुत ऊंचा पद दे दिया,
आपकी पार्टी ने दीपचंद राठौर जी को तो ऊंचा पद नहीं दिया। हार्दिक पटेल में ऐसा क्या देखा कि उनको ऊंचा पद दे दिया? तो कुछ तो बात रही होगी कि राहुल गांधी जा करके उनको अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं। जी बिल्कुल जी प्रेम जी, मैं बताना चाहूंगा कि 2015 के अंदर ये पाटीदार नेता थे और उन्होंने यंग लोगों को जोड़ा था, और जो इन्होंने जो आंदोलन करा था वो रिजर्वेशन को लेकर इन्होंने आंदोलन करा था, इसके चलते हुए उस समय की जो सीएम थी आनंदीबेन, उनको इस्तीफा भी देना पड़ा। तो ये कहना भी जायज होगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने राजनीति के अंदर एक बड़ा उछाल मारा था। लेकिन जिस तरह की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने उनको कम उम्र में दी थी, मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ, वही बताने की कोशिश कर रहा था। जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने सभी नेता को सम्मान करके उनसे बढ़कर सम्मान दिया, लेकिन ऐसे कई नेता हैं जिनका कद नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने उनको गद्दावर बनाया। गद्दावर बनाने के बावजूद उन्होंने क्या करा, कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। ज्योतिराज सिंधिया जी को देख लीजिए, कम उम्र में उनको सांसद बनाया, 2-2 बार सांसद बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया। उसके बाद क्या हुआ, ईडीआई सीबीआई के, हाँ वो वही बता रहा हूँ सर, ईडीआई सीबीआई के डर से वो छोड़ के चले गए। तो मैं बताता हूँ हार्दिक पटेल जी के ऊपर, मैं कह रहा हूँ जिस तरह की लड़ाई आज हम लड़ रहे हैं, इस देश के जो जंग छिड़ी हुई है विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई शासन के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ, सत्तारूढ़ दल के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ एवं अलग तरह की लड़ाई है। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए साहस और संबल की जरूरत है। मुझे नहीं लगता प्रेम जी की लड़ाई ये पैसों कस में लड़ी जाएगी। अब मैं अनिल गोयल जी से पूछ लेता हूँ, जैसा कि मैं आपको मेरा प्रेम जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। जैसा कि राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया था कि कांग्रेस पार्टी एक संघर्षी पार्टी, जो लोग सत्ता भोगी है या मौका परस्त या अवसरवादी हो, पार्टी को छोड़ सकता है। फिर भी अगर आप पैसा पोस्ट में लड़ाई नहीं लड़ सकते, आप चले गए। उनसे हमारा हार्दिक पटेल जी से गहरा संबंध था, मैं तो उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। लेकिन एक एटोलॉजी ऐसी है जो दूसरी पार्टी में जाना इतना आसान होता है क्या? आप हार्दिक पटेल जी उस टाइम में जब कांग्रेस पार्टी में थे तो यही भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ाते थे, और पानी पी पी कर माननीय मोदी जी को इन्होंने अपशब्द कहे, और आज इनके लिए हार्दिक पटेल हीरा हो जाते हैं। मुझे यह समझने में बड़ा एक समझ नहीं पा रहा हूँ प्रेम जी की आजकल पार्टी कांग्रेस राजनीति के अंदर हो क्या रहा है। आजकल ये हो रहा है प्रेम जी, जिसको पार्टी के अंदर मौका परस्त है। आज जब कांग्रेस पार्टी का कर चुकाने की बारी थी, आज कांग्रेस पार्टी जिस स्थिति में है तो उनको मजबूत करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने कहीं भी कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत ना करके उन्होंने, जी आपकी बात सामने आ गई है। मैं अनिल गोयल जी के पास आता हूं। अनिल गोयल जी, सीधा कहना है, कांग्रेस में रहे, प्रधानमंत्री तक को उल्टा सीधा कहे, यहाँ तक कि वो कई बहुत सारे ऐसे बयान हैं हार्दिक पटेल के, जो कि उस समय बीजेपी ने उसकी मजामत की थी कि कोई बीजेपी में चला जाता है तो देशद्रोही भी देशभक्त हो जाता है, और वो जूता चप्पल से पीटने वाली बात, बहुत सारे बयान थे। लेकिन ये बात सही है क्या बीजेपी की लॉन्ड्री में अब धुल जाएंगे हार्दिक पटेल? वो सीधी केस भी बुला दिया जाएगा, वो बयान भी बुला दिए जाएंगे, सब कुछ चंगा हो जाएगा? नहीं प्रेम कुमार जी, पहली बात तो ये है कि हम व्यक्ति में दोष नहीं, उसके विचारों में दोष मानते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हम व्यक्ति में नहीं, उनके विचारों में दोष होता है। अगर वो अपने उनके जो कांग्रेस पार्टी के गंदे विचार थे उनको छोड़ करके बीजेपी में ज्वाइन करे, बीजेपी के विचारों को उन्होंने स्वीकार करा है, तो बीजेपी में उनका स्वागत है। आप एक बात देखेंगे कि हार्दिक पटेल ने इससे पहले कहा था कि मैंने जो लड़ाई लड़ी थी गुजरात हित के लिए लड़ी थी, और गुजरात के हित के लिए लड़ाई लड़ने के लिए ही मैं कांग्रेस में शामिल हुआ था। लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के बाद सर मैं पूरी बात बनती है, पहली बात जो आपने कही उस पर कि कांग्रेस छोड़ दे तो कांग्रेस के विचार गंदे हैं। भाई पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी के सारे नेता छोड़ के जा रहे हैं, तो बीजेपी के विचार गंदे हैं क्या? मैं उसका भी जवाब दूंगा, मैंने मेरी पूरी बात सुनी। मेरा कहने मतलब ये है कि गुजरात के में पाटीदारों का आंदोलन करके के बाद में ये उभरे, और उभर करके इन्होंने पाटीदारों को नेतृत्व किया।
लेकिन जब कांग्रेस में ये वहां के गुजरात की समस्याओं को उठाते थे, कांग्रेस में गुजरात के पाटीदार भाइयों के बारे में कुछ बोलना चाहते थे, तो इनके जो माननीय राहुल गांधी जी हैं, उन्हें कुत्तों से बिस्कुट खिलाने में फुर्सत नहीं थी। वो पूरी तरीके से परिवार को कैसे सुरक्षा कवच दिया जाए उसकी चिंता करते थे। उन्हें गुजरात की चिंता नहीं थी, उन्हें देश की चिंता नहीं थी। और कोई भी व्यक्ति जो है जब किसी पार्टी में जाता है, किसी पार्टी में शामिल होता है, तो उस पार्टी की अच्छाई बुराइयों के बारे में उसको पता चलता है। जब उसको ये लगा कि मेरा आंदोलन, मेरा जो विषय है कि वो गुजरात में पाटीदार समुदाय को के हित की रक्षा करना, गुजरात के हितों की रक्षा करना, और कांग्रेस में रहकर के ऐसा नहीं हो पा रहा है, और कांग्रेस में रहकर ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो वो अगर बिना किसी शर्त के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बिना किसी शर्त के बीजेपी की विचारधारा को स्वीकार कर रहे हैं, और वो साफ कह रहे हैं पाटिल जी, वो हार्दिक पटेल जी, कि जो राष्ट्र सेवा हो रही है उस सेवा में मेरा गिलहरी प्रयास हो, मैं भी उसमें शामिल होना चाहता हूँ। आज मेरे सामने देश सर्वोपरि है। आज मेरे सामने एक परिवार को, उसको जब जो हार्दिक पटेल जो दिखाई दिया कि एक परिवार बचाना है या देश बचाना है, और जब परिवार और देश में उसको अंतर हुआ तो हार्दिक पटेल को लगा कि मुझे देश बचाना है। वो परिवार को छोड़ करके देश को बचाने के साथ में आ गए। कांग्रेस के नेता तो सिर्फ परिवार को बचाने की बात करते हैं। अब ये ज्योतिराज सिंधिया जी के बारे में बात कर रहे थे, कम उम्र की बात कर रहे थे। राहुल गांधी की कितनी उम्र है? आपने राहुल गांधी को छोटी टिप्पणी, डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, छोटी टिप्पणी कि हार्दिक पटेल जी जब कांग्रेस में आए तो वो पाटीदार समाज का भला करना चाहते थे, अब बीजेपी में आए तो पूरे देश का भला करना चाहते हैं। ये तो शानदार नैरेटिव आप दे रहे हैं। नहीं प्रेम कुमार जी, मैंने जो कहा है कि उन्होंने ये देखा है कि एक पार्टी जो पूरे देश का सोच रही है और एक पार्टी सिर्फ एक परिवार का सोच रही है, और उस परिवार का जो परिवार जमानत के ऊपर बाहर है, जो जमानत में बाहर आज भी ईडी ने नोटिस भेजा। प्लीज चुप रहे, आप बोल, अपने नंबर बोलना। दीपक जी अपने नंबर बोलना, आप बोलना अपने नंबर पे। बिल्कुल, मैं आपको मैंने शांतिपूर्वक सुना है। लेकिन आज अगर उन्होंने आया है, और मैं एक बात और मुझे कहने में संकोच नहीं है, रावण का सगा भाई विभीषण था, और अगर विभीषण भगवान राम की शरण में आया तो उन्होंने उसको शरण दी, और शरण भी दी, पूरा मान सम्मान भी दिया, और लंका का राजा भी बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को मानती है, भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के आदर्शों पर चलती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के शरण में कोई भी आता है और भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं से सहमत होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के हमेशा दरवाजे खुले हैं, खुले रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति से समझौता नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकलापों से समझौता नहीं करेगी। फिर आऊंगा, थोड़ी बाकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं और मेरी टिप्पणी भी कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों से समझौता नहीं करती, कोई भी विभीषण हो उसको शरण भी दे देती है, चाहे जो भी विभीषण हो सबका स्वागत है, ये भी भारतीय जनता पार्टी बोल रही। लेकिन हार्दिक पटेल ने आने से पहले क्या अपने उन बयानों के लिए जो सीधे नेतृत्व को गाली देने वाले थे, भारतीय जनता पार्टी के विचारों के खिलाफ थे, सावरकर के खिलाफ थे, गांधी के पक्ष में थे, और भी बहुत सारी बातें, उन पर कोई माफी मांगी है क्या कि हम वैचारिक परिवर्तन हो गया है, हार्दिक का हृदय परिवर्तन हो गया है? अब मैं इस पर जवाब आपको लूंगा, लेकिन ये सवाल बनता है। इस बीच में दीपचंद जी के पास आता हूँ। दीपचंद जी बीच में कुछ बोलना चाह रहे थे, उनकी प्रतिक्रिया ले लूं, फिर शिव कुमार जी के पास आऊंगा, तब मैं सुरेंद्र दुबे जी के पास जाने से पहले अनिल गोयल जी आपके पास आऊंगा। जी दीप जी। आदरणीय प्रेम जी, अभी गोयल भाई साहब ने जो बात कही, मेरे को ये समझ नहीं आ रही। आज दांतों तले उंगली चबाकर सडनली आपका हार्दिक पटेल का डीएनए चेंज हो जाता है। जब वो कांग्रेस पार्टी में थे तो वो शेर थे, आज वो गिलहरी के तरह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। और जो आपने विचारधारा की बात की है, मैं आपको स्पष्ट तौर से बता दूं कि हमारी विचारधारा ये कहती है कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक गरीबों का होना चाहिए, उनकी हाथ में और उनकी जेब में पैसा होना चाहिए। और आपकी विचारधारा क्या कहती है? अंबानी अंबानी की आय 80% बढ़नी चाहिए, वो आ गया मनमोहन सिंह जी का बयान, ये याद दिलाना, गरीबों की किसान आय घटनी चाहिए, ये आपकी विचारधारा है। जी दीप जी। और आपने के मैं प्रेम जी छोटी सी बात और कहना चाहूंगा
कि अभी इनके कर्नाटक के मंत्री हैं येदियुरप्पा, उन्होंने कहा कि तिरंगे का जो तिरंगा है उसको भगवा के दर्ज पे ये बोल रहे हैं कि भगवा को हम तिरंगा का सम्मान देना चाहते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आपके लिए तिरंगा बड़ा है कि आज भगवा बड़ा है? आप जो उन्माद फैला रहे हो, आज देश को आप किस ओर लेके जा रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा गोयल साहब कि आज तिरंगे के लिए सभी लोगों ने शहादत दी है और आज उस तिरंगे को आप चेंज करने की बातें करो। आप अपने मंत्री को बर्खास्त करोगे कि नहीं करोगे? के संदर्भ में टिप्पणी ले रहे थे, आपका हस्तक्षेप आ गया। मैं शिव कुमार मिश्रा जी के पास आता हूँ। थोड़ा सा प्रेम कुमार जी सिर्फ एक सेकंड देखो, इन्होंने एक तो तिरंगे की बात कही। तिरंगा हमारा राष्ट्र ध्वज है और भगवा हमारा सनातन का ध्वज है जो पूरे विश्व के अंदर जिसका सम्मान है। आप भगवा को तिरंगे से उन्होंने कहा है कि भगवे को राष्ट्र ध्वज मैं बनाऊंगा। उन्होंने ये कहा, आप सेंटेंस गलत मत कहिए। उन्होंने ये बयान दिया, आपको मैं यूट्यूब पे दिखा सकता हूं। अरे भैया सुन तो लो यार, मेरी बात तो सुनो। आप तिरंगे, देखिए सीधी सी बात, आप जो बात समझ रहे हैं और समझाना चाहते हैं दर्शक भी जानते हैं, दोनों के झंडों का सम्मान है। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि एक मंत्री कह देते हैं कि हम भगवा झंडे को तिरंगे की जगह पर लाएंगे। सवाल यहाँ पर है, इसको इधर उधर भटकने, लेकिन आज हम इस विषय पर बात नहीं करने जा रहे। आप चूंकि बीच में टिप्पणी आपने की, इसलिए मैंने कहा। मैं शिव कुमार मिश्रा जी के पास आना चाहता हूँ। इस बीच डॉक्टर AK सिंह साहब जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है AK सिंह साहब। शिव कुमार मिश्रा जी, गुजरात की सियासत पर थोड़ा सा ध्यान दिलाते हुए आपके पास आऊंगा कि गुजरात की सियासत में जब हार्दिक पटेल का उदय कब होता है, कैसे होता है? जब होता है, आप देखेंगे आनंदी पटेल दरकिनार कर दी गई, नितिन पटेल तक को दरकिनार कर दिया गया। बीजेपी जो किसी प्रदेश में बीजेपी की जो एक शैली रही है, जैसे आप हरियाणा में देखेंगे जाट सियासत के समांतर उसने एक राजनीति खड़ी की, महाराष्ट्र में देखेंगे मराठा के समांतर एक राजनीति खड़ी की, गुजरात में पाटीदार समाज के समांतर बीजेपी ने राजनीति खड़ी की। उसी का परिणाम था हार्दिक पटेल का उदय होना, ये बात समझिए। और आज हार्दिक पटेल को बीजेपी अगर एक्सेप्ट कर रही है तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी का हृदय परिवर्तन हो गया है, कि वहां पर फिर से पाटीदार नेतृत्व को बीजेपी बढ़ावा देना चाहती है? कैसे देखते हैं आप? यहाँ हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा है, अब वोट परिवर्तन का खेल चालू हुआ है। कांग्रेस को अब्दुल की चिंता तो भरपेट है, लेकिन अब्दुल जेल जाएगा तो सड़क पर नहीं आएंगे। हमारी बीजेपी को हिंदू हृदय सम्राट बनकर, हिंदू की चिंता बहुत है, लेकिन कश्मीर में अगर कश्मीरी पंडित मारा जाएगा तो इनके मुंह पे ताले पड़ जाएंगे। कितना बड़ा परिवर्तन है। हार्दिक पर केस लग जाएगा तो बीजेपी बताएंगे अब वो सीडी भी गायब हो गई, अब वो उनके सब हृदय परिवर्तन हो गया, वो कल तक बीजेपी संगठन को गालियां देते रहे, वो सब बयान गायब हो गए। यहाँ खेल क्या है? बीजेपी एक बड़ा नैरेटिव बना के चल रही है, उसे नहीं समझ पा रहे हैं ये राजनीतिक दल, तब तक कुछ नहीं होगा। बीजेपी ने एक बड़ा सिस्टम तैयार किया है, नैरेटिव नहीं सिस्टम। उत्तर प्रदेश में उन्होंने देखा है यादव बनाम जाटव एक राजनीति की बड़ा मुकाम तैयार हो गया है, तो उन्होंने एक मौर्य और पिछड़ी राजनीति खेल के, ब्राह्मण राजनीति खेल के एक नया पैटर्न चालू कर दिया। पंजाब में गए, उनकी नई कुछ बसें आई, हरियाणा में आए, हरियाणा में उन्हें जाट और गैर जाट, अब गैर जाट राजनीति में उन्हें स्पेस मिल गया और खड़े हो गए। महाराष्ट्र में बड़े मराठा बनाम गैर मराठा। अब यही खेल उन्होंने गुजरात में खेला 2017 के चुनाव में, 2018 के चुनाव में, सॉरी 17 लास्ट के चुनाव में खेला। और वो चुनाव में उन्होंने गुजरात में गैर पाटीदार बनाम गैर इकट्ठे कर लिए एक मंच पर, सत्ता पाली, लेकिन 100 के भीतर घुस चुके थे। अब उन्हें पाटीदार समाज की बड़ी चिंता है। नितिन पटेल जो बार बार मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनते रहे, 2 बार धमकी दी है, उन्हें चिंता हार्दिक पटेल की नहीं है, उन्हें चिंता नितिन पटेल की है कि विकल्प नहीं मिला और नितिन पटेल गड़बड़ाए तो हम जाएंगे कहां? क्योंकि आनंदीबेन पटेल तो राज्यपाल बन चुकी है। समस्या पटेल समुदाय को साधने की है। पिछले चुनाव में नितिन पटेल लास्ट समय पे पूरे पटेल समुदाय को बांट के ले आए थे, हार्दिक के साथ वो कम लोग रह गए थे। आज हार्दिक कांग्रेस में थे, कांग्रेस में जिसे मनचाहा पद नहीं मिलता है, कांग्रेस एक समय डूबता हुआ जहाज है तो जल्दी कूद जाते हैं। बीजेपी दौड़ता हुआ जहाज है तो लोग कहते हैं पकड़े रहो रस्सी, कहीं न कहीं कोई ठिकाना मिल जाएगा। ऐसे में हार्दिक पटेल का कांग्रेस की तरफ झुकाव होना कोई नई बात नहीं है।
मध्य प्रदेश में आपने खेल देखा, मध्य प्रदेश में सब सिस्टम बदल गया, सरकार चेंज हो गई। ये जो सिस्टम नया आया है, अब की तो एक और नया खेल शुरू है, विधायक से इस्तीफा दिलाओ, काम ही खत्म है दल बदल का। 5 जा रहे हैं, 5 से दिला दो, 1 जा रहा है, 1 से दिला दो। ये राजनीति का नया खेल शुरू हुआ है, लेकिन राजनीति का उदय अब बिहार से होने जा रहा है। मेरी बात को बड़े गौर से सुन लें, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी है। बिहार से राजनीति का वो नया ककहरा शुरू हुआ है जो 89 में 450 सांसद से ज्यादा राजीव गांधी की सरकार को धराशायी किया था मंडल कमंडल कमीशन ने। वो ककहरा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू कर दिया है। मेरी बात को समझो या ना समझो, ये आप तय करना। लेकिन एक ककहरा शुरू हुआ, अगर इस ककहरा को ऑक्सीजन मिली तो ये ककहरा 24 में कुछ भी खेल कर सकता है। यहां एक बड़ा परिसप्शन तैयार हो जाएगा। मेरा मानना है क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये जातिगत जनगणना यही तो हुआ था 89 में, जहां राजीव गांधी को कोई सुनने को तैयार नहीं था। हमारे साथ के कई युवा छात्र जला दिए गए थे जबरदस्ती, आरक्षण की भेंट चढ़ गए थे। पूरी साल पढ़ाई नहीं हुई थी, पूरी साल स्कूल नहीं खुले थे। मुझको जहां खतरा लग रहा था, फिल्म आई, फिल्म की बड़ी तारीफ की गई, लोगों ने फिल्म देखी। मैं बड़ा हैरान हूं, उसी कश्मीर में हमारे लोग मारे जा रहे हैं और हम बात करते हैं कि हम बचाने आए हैं। पिछले आंकड़े उठाइए, जितने 8 वर्ष में पुलिसकर्मी शहीद हो गए वो पिछले कई वर्षों में नहीं हुए होंगे। मैं आंकड़ों पे बात करता हूं, कम कोई नहीं है। अगर कांग्रेस ने गलत किया है तो भाजपा भी कहीं कम नहीं है। दोनों एक जैसे हैं जनता के लिए, कोई खून चूसने में कम नहीं है। कोई ज्यादा निकाल लेता है, कोई कम निकाल लेता है, बोतल सबकी खाली है खून भरने के लिए, और वो जनता की बोतल खून से ही भरी जाती है हमेशा, कहीं से खून नहीं आता है। न वो अब्दुल को बचा पा रहे हैं, न वो हिंदू को बचा पा रहे हैं। ये कौन सा खेल खेल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। सिस्टम वही टिका हुआ है। इतनी वैमनस्यता जरूर पैदा हो जाएगी, ना अब्दुल हिंदू के पास जाएगा, ना हिंदू अब्दुल के पास जाएगा। हम देखते रहेंगे और वो मंजर होता रहेगा जो सब लोग चाहते हैं। ना विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, ना सत्ता पक्ष निभा रहा है। अगर कोई निभा रहा हो तो बता दो। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली में थे तो कहते थे पुलिस दे दो, पंजाब में रोज हत्याएं हो रही है, खामोशी का लवादा उड़े बैठी है। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, किसी पार्टी के लिए काम करता हूं, लेकिन सच कहने में मुझे कोई नहीं रोक लेगा और उसे कहना मेरा अधिकार है। प्रेम जी। जी शिव कुमार जी, इस पैनल में 3 संपादकीय से हैं और 3 पॉलिटिकल हैं। तो मैं आना तो चाह रहा था सुरेंद्र दुबे सर के पास, लेकिन अब संपादकीय के बाद तुरंत संपादकीय प्रतिक्रिया मुझे उचित नहीं लगती। एक पॉलिटिकल प्रतिक्रिया डॉक्टर AK सिंह साहब जुड़ चुके हैं हमारे पास आम आदमी पार्टी के। आपके पास आना चाहता हूं डॉक्टर AK सिंह साहब। हार्दिक पटेल की घटना तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है और इस सवाल के साथ महत्वपूर्ण है कि एक बड़ी घटना वहां घट रही थी। आम आदमी पार्टी को माना जाता है कि जहां कहीं भी कांग्रेस कमजोर होती है वहां आम आदमी पार्टी मजबूत होने लगती है, वहां से टूट करके या उसकी जगह लेने के लिए आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती है। लेकिन हार्दिक पटेल ने आम आदमी पार्टी का रुख नहीं किया। तो ये घटना बताती, क्या ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी उतनी सीरियस नहीं है गुजरात में जितना माना जा रहा था? नहीं प्रेम जी, आपने मुझे इस अपने चैनल पे, महत्वपूर्ण चैनल पे मौका दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जहां तक मेरा मानना है कि जो हार्दिक पटेल का केस है, ये केस भाजपा के लिए कोई नया नहीं है। जैसे यूपी में आपने देखा होगा 2017 के चुनाव में किस तरीके से दूसरे विपक्षी पार्टियों को जोड़ करके, तोड़ करके, ले करके इन्होंने राजनीति की और अपनी सत्ता बनाई। और साथ साथ देखा होगा कि 2000 जो अभी 22 के चुनाव हुए हैं, जिनको 2017 में लाए, उनका क्या क्या हश्र हो गया। तो हमें तो हार्दिक पटेल पे दया आ रही है कि आगे इनका क्या होगा। रही बात गुजरात के चुनाव की, तो प्रेम जी एक बात हम यहाँ पर जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनसे अलग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लगभग 27-28 सालों से लगातार सरकार है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी जी भी 10, 12, 13 साल तक मुख्यमंत्री रहे। लेकिन आज गुजरात के पास अपने कोई मुद्दे नहीं है जिस पर वो चुनाव लड़े, न शिक्षा का, न स्वास्थ्य का, न डेवलपमेंट का। मतलब आप कोई मुद्दा, रोजगार का मुद्दा ले लो, उनके पास एक मुद्दा ऐसा नहीं है कि जिसके भरोसे वो
गुजरात में चुनाव लड़ सके, उसके लिए क्या कर रही है, लामबंदी कर रही है कि पटेलों को हम किस तरह से उनके नेताओं को अपने पाले में लाएं या उनके जोड़ तोड़ करके कैसे लाएं। तो ये पॉलिटिक्स सीधी सीधी है कि गुजरात मॉडल पूरे देश में जो मोदी जी ने गाया था बिल्कुल फेल हो चुका है। अब रही बात आम आदमी पार्टी के वहां उद्भव की बात है, तो ये बात हम बताना चाहते हैं पूरे गुजरात के लोगों को कि जो गुजरात को मोदी जी ने एक मॉडल तय करके लाया था वो तो वहां पर है नहीं। और कांग्रेस ऑलरेडी अपने जितने भी कारनामों से पूरे देश में जानी ही जा रही है। तो वहाँ की जनता को ये तय करना है कि आप उसी जोड़ तोड़ में जाएंगे कि आप पटेल को इधर से कर लो, दूसरी जाति इधर कर लो, हिंदू मुसलमान कर लो और फिर सत्ता पा जाओ, फिर 5 साल के लिए सारी चीजें भूल जाओ। एक बात तो ये हो गई। अभी पिछले जितने पैनलिस्ट ने बोला है मैंने सुना नहीं, अभी मिश्रा जी ने कुछ कहा है कि उन्होंने काफी सवाल उठाए हैं पॉलिटिकल पार्टीज पे। ये बात सच है कि पूरा देश जो है जातिगत गणना और जैसे इस तरह के चीजों में फंसा हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों में अब वो मंडल कमंडल की बात नहीं रही, क्योंकि आप ये देखिए कि लालू यादव, नीतीश जी और मायावती जी ने पिछले 30 सालों में लगभग इन्हीं सबकी सरकारें रही। अगर इनके रहते हुए भी अगर ओबीसी जात आज तक 30 सालों में नहीं बढ़ पाई, इसकी क्या गारंटी है कि अगली बार इनके रहते ही बढ़ेगी। इसलिए बात तो विकास की होगी ना। आज शिक्षा, स्वास्थ्य जो जरूरत बुनियादी हमें जरूरत है, रोजगार की, न्याय की, सुरक्षा की और चीजों की बात होगी। अब वो मंडल कमंडल का दिन जो है बीत गए, 35 साल पहले की बात है, 32-33 साल हो गए और 32-33 सालों में लगभग इन राज्यों में ओबीसी की ही सरकारें रही हैं या बहुजन समाज पार्टी की सरकारें रही हैं। उन्होंने जब इनको नहीं उठा पाया तो उसके लिए अब नए तरह की राजनीति की जरूरत है जो आम आदमी पार्टी देने में सक्षम है। इसलिए मेरा तो मानना है कि इनका कोई मतलब नहीं है हार्दिक पटेल कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेम जी, मैं सुरेंद्र दुबे सर आपके पास अब सीधे आता हूँ। बहुत लंबा आपको इंतजार करना पड़ा है, लेकिन ये जरूरी भी होता है क्योंकि आप से जो मिलता है, आप दर्शकों को आप आई ओपनर बोलते हैं और चीजों को चीर फाड़ करके बोलते हैं। तो सुरेंद्र दुबे सर, इस चर्चा में जो गुजरात की घटना जो घटी है, हार्दिक पटेल एक घटना है, कांग्रेस से बीजेपी में जाना, कांग्रेस से पहले भी जब वो कांग्रेस में आए थे, पहले पाटीदार आंदोलन के नेता थे, फिर कांग्रेस में आए तब भी बड़ी घटना थे, उसके बाद का दौर गुजरा और आज भी वो बड़ी घटना है। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? गुजरात की सियासत में कितनी अहमियत देते हैं इस घटना? लेकिन पहले तो मैं कह दूं आपके लिए, बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, तो फायरिंग तो पूरी हो गई, सब लोगों ने अपने अस्त्र चला दिए। अब आप हमसे चाहते हैं कि आप बताइए कि आपके कर्तव्य क्या है। मैंने तो समझा आपका मतलब आम आदमी पार्टी। नहीं तो मैं बता दूं आपको, मैंने वो दौर हार्दिक पटेल का देखा है और अभी भी कम उम्र है, तब और कम उम्र थी। मुझे लगता है कि शायद इस लड़के में वो आग है कि बहुत ज्यादा आगे जाकर के तरक्की करेंगे। तो चलिए कांग्रेस में गए, कोई बात नहीं, लेकिन अब आज जब मैं उनकी बीजेपी में ज्वाइनिंग देख रहा तो उनकी भाव भंगिमा देख रहा था, और फिर जब उन्होंने कहा कि गिलहरी, और आज जब आज कोई नेता आजकल उसके पास कोई जवाब मिलता तो कहता, ठीक है जी, लेकिन जब वो उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्र की सेवा के लिए आ गया हूं, क्योंकि राष्ट्र की सेवा बगैर बीजेपी जाए नहीं हो सकती। अगर पाटीदार में है और राष्ट्र की सेवा नहीं कर पाएंगे तो वहाँ एम्बार्गो लगा हुआ, नो, राष्ट्र की सेवा आप कांग्रेस में नहीं कर सकते, राष्ट्र की सेवा आप आम आदमी पार्टी में नहीं कर सकते, और राष्ट्र की सेवा करनी तो आपको एक ऐसी वॉशिंग मशीन के अंदर घुसना होगा जहां से आप उजले दिखाई पड़ेंगे।
आज जब उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्र के लिए गिलहरी की तरह अकिंचन प्रयास करूंगा, तो मुझे लगा कि शायद इसकी जगह उनको गिरगिट को याद करना चाहिए था। वो भी सोचता होगा कि गुरु क्या बात है, हमारा भी कोई तोड़ निकल आया और अब हम तो वो खुद शर्मिंदा होगा, गिरगिट को शर्मिंदा होगा, यार अब हम क्या करें। और मुझे नहीं लगता कि इस पूरे इधर 10-20 साल में कोई ऐसा नेता रहा होगा जितना इतना ज्यादा गाली दी होगी बीजेपी को, प्रधानमंत्री को, पानी पी पी के कोसा होगा। तो हम लोगों का जो कैलकुलेशन ये था कि ये पटेल और कुछ करे, बीजेपी में नहीं करे, ये स्वाभाविक है, वह सुबह शाम तो हम गाली दे रहे हैं। और ये भी एक हमारा जो भ्रम टूटा कि नहीं बीजेपी, हम ये जानते बीजेपी इसको लेगी भी नहीं, पर यहाँ इतनी गाली दे चुका है ये समझ में आया कि नहीं राजनीतिक गुरु है कोई चीज। उसको पटेल, उसको लगा हार्दिक पटेल को जब कांग्रेस हमारी चल नहीं पा रही, तो बहुत ही अपने को मतलब दीनहीन अवस्था में गए हैं। और मेरी एक भविष्यवाणी सुन लीजिएगा, ये साल 6 महीने में चुनाव के बाद फिर इनको राष्ट्रवाद समझ में आएगा कि नहीं, राष्ट्र की सेवा हम गलत जगह कर रहे थे, अब हम दूसरी जगह राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। इस तरह के लोग जो बहुत जल्दी राष्ट्र सेवा के मंच बदलते रहते हैं। और आज की घटनाक्रम से सबसे ज्यादा खुद आम आदमी पार्टी को होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को झटका लगा, अच्छा खासा झटका लगा। और जहां जहां कांग्रेस कमजोर होती है वहां आम आदमी पार्टी का सिक्का फिट हो जाता है। अभी पंजाब में आपने देखा, और हिमाचल में एक कमजोर नेतृत्व है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जितना अनप्रिडिक्टेबल नरेंद्र मोदी, उससे अनप्रिडिक्टेबल अरविंद केजरीवाल, उनको भी समझ पाना उनकी राजनीति को और उसके हिसाब से चल पाना बड़ा मुश्किल काम है। और बल्कि कुछ मामलों तो मैं कहता हूँ अरविंद केजरीवाल ज्यादा टिपिकल काम करते थे। अरविंद केजरीवाल के पास उतना बड़ा संगठन नहीं है, लेकिन भाई देखिए दिल्ली में नाको चने चबवा दिए, पूरी सरकार लगी रही, बट अल्टीमेटली अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई और सीने पर मूंग दल रहे हैं। आप याद रखिए इस बात को, भाजपा रात को भी सपना सोचती होगी यार अगर अरविंद केजरीवाल को हम नहीं हरा पाए तो हम कुछ नहीं कर पाए। मैं किसी को तारीफ नहीं कर, मेरे अरविंद केजरीवाल से कोई मुलाकात नहीं, मैं घटनाक्रमों को एनालाइज कर रहा हूँ। पंजाब में भी जिस ढंग से उन्होंने किया, आप 10 बातें कह सकते, लेकिन एक नए जगह पर ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर देना आज के जमाने में। पता था मोबाइल बनाने वाले को लड़ा दिया, दिल्ली में ऐसे ही किया था शुरुआती दौर में, झाड़ू लगाने वाले लड़ा दिया, उसको तो थर्ड पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है। पंजाब में न जाने किसको किसको लड़ा दिया और न जाने किसको किसको हरा दिया। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा प्रसन्नता आज की घटना से आम आदमी पार्टी को होनी चाहिए। रही बात बीजेपी की, तो उसको पटेल वोट चाहिए। और बीजेपी का अपना है कि भाई आप कितने भी गंदे हैं कोई बात नहीं, अगर आप हमारे मतलब के है, किसी मकसद पे आप आइए। हमारे पास एक मशीन है जिसमें हम घड़ी साबुन डालते हैं, पता नहीं कौन कौन से साबुन डालते हैं, उसके अंदर हम आपको डालेंगे, फिर स्विच ऑन कर देंगे, फिर आपको घुमाएंगे, घुमाते रहे, फिर स्वच्छ होकर के प्रेस करके आप उसके अंदर से निकलेंगे। अब ठीक है, देखिए हार्दिक पटेल कितना निपट पाते। ये हमारी राजनीतिक मनोदशा को दर्शाता है कि हम कितने गंदे दौर की राजनीति से गुजर रहे हैं, जहां किसी के बात का कोई वो नहीं है। कल आपको गाली दे रहा हो और दूसरे दिन कहते कि वो राष्ट्र के लिए, अच्छा तो अगर राष्ट्र की सेवा के लिए गाली देना जरूरी है, राष्ट्र के लिए गंदी बात कहना जरूरी है, और पता नहीं कौन सा एक लॉजिक है, और वो राष्ट्र सेवा एक ही जगह हो पा रही है। तो ठीक है, अब
जो लोग पार्टी के प्रवक्ता उनकी अपनी सीमाएं हैं, उनको पार्टी की बात रखनी चाहिए और ये उनका कर्तव्य आप ही भी के है। पास आ रहा हूँ अनिल जी आप ही के पास आ रहा हूँ एक मिनट, मैं समझ रहा हूँ गोयल जी आज बहुत आतुर है कि मैं कुछ बात कह दूं, लेकिन मैं आपके दर्द को समझ रहा हूँ और यही मैं आम आदमी पार्टी, देखिए आप लोग एक लक्ष्मण रेखा से बंधे हुए हैं, आपके पास एक दायित्व है कि आपके पार्टी के कदम की सराहना करनी है, बचाव करना है, वो चाहे किसी ने किसी को गाली दी हो या उठा के पटक दिया हो। अगर वो किसी हार्दिक पटेल ने आपके किसी नेता को पटक दिया होता तो आप कहते कि देखिए हम बुरा इसलिए माने कि जिसने हमको पटका, तब हमें समझ में आया कि हमारे पास ताकत कम है, तब हम और ताकत से लड़ेंगे। वो तर्क हम भी दे लेते हैं, हम पत्रकार तो दिन भर हम भी तर्क दे सकते। आप घटिया से घटिया आदमी पे आइए, हम बता दें कि घटिया आदमी के साथ हमने इसलिए खाना खाया, इसके साथ खाना खाने से हमको ये लगा यार ये कितना घटिया आदमी है और मैं कितना अच्छा आदमी है। तो तर्क आप कुछ भी दे सकते। मैं थोड़ा आज गुस्से में भी इसलिए हूँ कि हम राजनीति में किस दौर में चलेंगे। बात पटेल की नहीं है, बात बीजेपी की नहीं, बात गुजरात की। अगर इस तरह के लोग हमारे समाज में राजनीति में तरक्की करेंगे या आगे बढ़ेंगे, ये हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक बहुत गंभीर खतरे का संकेत है। जी, अब गोयल साहब को सुन लीजिए। गोयल साहब बहुत आपको नहीं गोयल साहब के पास आऊंगा, उससे पहले मैं एक बात भी हम भी तो कहना चाहेंगे। प्रेम कुमार सर ने जो जिम्मेदारी एंकरिंग की दे दी, उनका गला काम नहीं कर रहा है। गोयल साहब मैं जरूर जानना चाहूंगा वो जो आपके पास वॉशिंग मशीन है वो कौन सी कंपनी की है? आम आदमी पार्टी के भी पास वॉशिंग मशीन है, जैसे ही वॉशिंग मशीन में निकालते हैं उधर से एक ईमानदार आदमी निकलता है। मैं इसका एक उदाहरण दूंगा। बंगाल में एक बड़ा कांड हो जाता है, शारदा स्कैम, उसमें से निकलते हैं एक सज्जन आपकी पार्टी में आते हैं, महासचिव बनते हैं, बंगाल के प्रभारी हो जाते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री, उन्हें नेता विपक्ष नहीं बनाया जाता, वो इसीलिए पार्टी छोड़ देते हैं। एक आए थे अर्जुन आए, अब बंगाल में अर्जुन का परचम लहराएगा, अर्जुन सांसद हो जाते हैं, लेकिन बाण उनके काम नहीं किए, बिल्कुल बंगाल के चुनाव बाण उनके सब धराशायी हो गए, अर्जुन बिना बाण के रह गए। और फिर अर्जुन को लगा कि मुझे तो ममता के रथ पर ही सवार होना पड़ेगा, पड़ाक सीधे रथ पे से कूद गए, आपने एक भी कमेंट नहीं किया। वही अब मैं इसलिए हैरान हूं, पहले आप सीढ़ियां दिखाते रहे, अब ये दीपचंद सीढ़ियां लिए घूमेंगे, आखिर हार्दिक पटेल की सीढ़ी कब रुकेगी? वो कौन सी वॉशिंग मशीन में डाल के रोकोगे? सीढ़ी उनकी कब पिंड छोड़ेगी? सवाल ये बनता है, सवाल ये नहीं है कि वो कहाँ गए। आज पहले आप लिए घूम रहे थे सीढ़ी, अब दीपचंद कल कह रहे हैं हम कापी ले आएंगे, करा के राठौर जी कह रहे थे अब हम बांटेंगे, तो सीढ़ी कैसे रुके? कौन सी वॉशिंग मशीन में डालोगे? सीढ़ी का खेल कहां से रोकोगे? माइक बंद है सर, माइक म्यूट है, और माइक म्यूट है, आप खोल पाया हूं, माइक म्यूट है आपका। गोयल साहब माइक म्यूट है। हाँ जी, शिव कुमार जी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर। मैं एक बात तो पहले बात तो मैं दीपचंद जी का जवाब देना चाहूंगा। दीपचंद जी ने ये कहा था कि कांग्रेस ये मानती है कि देश के संसाधनों का जो जगह है वो गरीब आदमियों का है, लेकिन इनके ही मुख्य प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों का जो है अधिकतर इस्तेमाल करना है तो मुसलमानों का है। आप सांप्रदायिक बात कर रहे हैं और आप इस बात को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। या तो आपके प्रधानमंत्री के बयान का खंडन करोगे, प्रधानमंत्री ने गलत कहा था। गोयल साहब आप बिल्कुल तत्य के साथ बोल रहे हो, मैं तत्य के साथ बोल रहा हूँ। दीपचंद जी बोल लेना, मौका दूंगा पूरा आपको बोल लेना। एक बात तो मैं एक बात और कर, अभी मेरे AK सिंह साहब बोल रहे थे, तो मैं AK सिंह साहब से कहना चाहता हूँ कि आप तो उसके लिए लाल कारपेट बिछा रखा था कि हार्दिक पटेल जी आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। हार्दिक पटेल को जब आम आदमी पार्टी में कुछ दिखाई नहीं दिया तो वो नहीं गया। और आम आदमी पार्टी का मतलब है, मैं गुजरात की जनता इस बात को समझती है कि आम आदमी को समर्थन करना आतंकवाद को समर्थन करना। और मैं आतंकवाद की बात इसलिए कर रहा हूँ, चाहे पंजाब की बात देख लो, चाहे दिल्ली की बात। दिल्ली के अंदर से इनके आपके निगम पार्षद, आपके विधायक आतंकवाद में शामिल होते हैं। पंजाब स्टेट में जाते ही वहां पर आतंकवाद शुरू होता है।
मुफ्तखोरी, आम आदमी को चुनना है, मुफ्तखोरी जिससे कि देश तबाह हो, श्रीलंका वाली स्थिति देश के अंदर हो, भ्रष्टाचार। आज आपके मंत्री चाहे तुम्हारा जैन साहब हो या तुम्हारे इससे पहले चाहे पानी माफी से पैसे लेने वाले हो, उन सबको आज जनता देख रही है कि आम आदमी जो है भ्रष्टाचार में कितनी लिप्त है, आतंकवाद में कितनी लिप्त है, मुफ्तखोरी में कितनी लिप्त है, और सबसे बड़ी विज्ञापन पार्टी। कितने बड़े विज्ञापनों के आधार पर, झूठ के आधार पर, जो सुरेंद्र दुबे जी कह रहे थे ना, गिरगिट, सही मायनों में केजरीवाल जी को देख करके गिरगिट शर्माता है और गिरगिट कहता है कि यार केजरीवाल से ज्यादा रंग बदलने वाला नहीं हुआ। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ प्रेम कुमार जी के इसी चैनल पर, इसी चैनल पर इससे पहले शिक्षा के मॉडल पर डिबेट हुई थी। मैं उस पूरी डिबेट के अंदर श्रोता के रूप में मैंने उस डिबेट को सुना था और उसमें प्रेम कुमार जी ने कहा था कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल की जो बात कहते हो, दिल्ली के शिक्षा मॉडल को पूरा विश्व का श्रेष्ठ बताते हो, वो हिंदुस्तान के भी 5 राज्यों से भी नीचे, मैंने बहुत गिरे हुए हालत में है। जो सर्वे रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट ने शिक्षा मॉडल की पोल खोल दी है और निश्चित तौर पर शिक्षा मॉडल के लिए मैं आज भी चैलेंज ए के सिंह इसमें टीवी के माध्यम से और ए के सिंह जी के द्वारा भेजना चाहता हूँ। आप शिक्षा मॉडल की बात करते हैं तो 10th और 12th के जो बोर्ड के पेपर हैं, उन बोर्ड के पेपरों को आप प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजो, प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के सेंटर के सरकारी स्कूलों में लगाओ, आपको पता चल जाएगा रिजल्ट आएगा। नकल करवा करके और आप शिक्षा मॉडल का ऊंचा बयान करेंगे। आज तो हार्दिक पटेल मुद्दा है। मैंने पूछा था कौन सी वॉशिंग मशीन में डाला, उस पर आपने हमें दुनिया का, हाँ शिव कुमार जी, हाँ वॉशिंग नहीं बताई कौन सी कंपनी की है। नहीं, हाँ मैं बताता हूँ। वॉशिंग मशीन है देश प्रेम, वॉशिंग मशीन है राष्ट्र सेवा, वॉशिंग मशीन है जो हिंदुस्तान के गरीब से गरीब व्यक्तियों तक सरकारी संसाधनों को पहुंचने वाली वॉशिंग मशीन है। और उस वॉशिंग मशीन में जिसको भी इस लाइन पर चलना है, जिसको भी इस लाइन पर चलना है, उन सबका स्वागत जी। मान गए, बस जो वॉशिंग मशीन आपके पास है वो उसमें राष्ट्रप्रेम का ओतप्रोत है, लेकिन बाकी जिनके पास है वो सब राष्ट्रद्रोहियों की मशीनें हैं। पहली कंपनी, आप दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता सोच लें कि आपकी मशीन नहीं है उस कंपनी की जिस कंपनी की बीजेपी के पास है। ये धोखे भी निकाल देते हैं और मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आऊंगा, पूरा मौका दूंगा। डॉक्टर साहब बड़ा हाथ तो रहे। अभी आपने चर्चा की थी, विभीषण आ गया है, लंका का दहन हो चुका है, अब विभीषण आ गया है, उसका असर क्या यहाँ भी होगा? राजगद्दी हुई थी, पार्टी बदल गई थी, सत्ता बदल गई थी, भारत की राजगद्दी छिन गई थी। क्या आप ये आंसर जनता को बताना चाहते हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? क्या कहना चाहते हैं आप? बीजेपी के प्रवक्ता होकर आप ये सवाल कर रहे हैं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। आप अपने ही मार्केट में आके उस समय भारत की राजगद्दी छिन गए, तो क्या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बदला जाएगा या प्रधानमंत्री बदला जाएगा या पार्टी बदली जाएगी? मैं क्षमा के साथ पूछ रहा हूँ आपके साथ। मैं शिव कुमार जी, मैंने मौका दूंगा। मैं बिल्कुल, मैं शिव कुमार जी मैं जवाब दे रहा हूँ। शिव कुमार जी, मैंने बड़ा स्पष्ट कहा कि हम राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग, भगवान राम ने भी विभीषण को शरण दी थी और इसलिए अगर हमारे एक आदरणीय प्रधानमंत्री सर्वथा प्रणाम करते हुए कहूंगा, उन्होंने हार देखी नहीं है, उन्हें वनवास नहीं हुआ है। आप उनका राम से आकलन गलत कर बैठते हैं। राम वनवासी थे वो राजा दशरथ की भूमिका में। शिव कुमार जी मैं एक प्लीज मैं इसका भी जवाब दूंगा। नंबर 1, जहां तक हमारे प्रधानमंत्री ये सवाल है, वो एज ए प्रचारक के रूप में घर बार छोड़ करके उससे बड़ा बदमाश उन्होंने स्वीकार करा है और उसके बाद में देश की सेवा के लिए प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। और निश्चित तौर पर एक प्रचारक, संघ का एक प्रचारक जब घर बार छोड़ देता है, जब घर बार संघ का एक प्रचारक का वीडियो दिखाना पड़ेगा। महंगाई, जो आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, मेरे लिए दोनों आदरणीय हैं। वो वीडियो महंगाई का मां नहीं बोलते। 40 रुपया डीजल था, 60 रुपया डीजल था, आज 100 रुपया क्रॉस हो चुका। 100 रुपया से फिर वापसी हुआ। डॉलर की कीमत, ऐसा देश का प्रधानमंत्री उम्र क्रॉस कर गया। मैं बिल्कुल, आप अगर पेट्रोल और डीजल, गोयल साहब एक टिप्पणी मेरी सुन लीजिए, फिर आगे। मैं आपकी वाक्पटुता का कायल हो गया हूँ कि क्या क्या आप तर्क ढूंढ के लाते। एक चीज का आप जवाब दे दीजिए। रामचंद्र जी के आप मानने वाले हैं और विभीषण को भी उन्होंने स्वीकार किया था।
विभीषण ने रामचंद्र को कभी गाली नहीं दी। विभीषण ने रामचंद्र पर कभी आरोप नहीं लगाया था। पूजा विभीषण करता रहा, ने वो पूरे जीवन पूजा करता रहा, राम की पूजा हाँ, करता रहा। वो हमेशा पूजा ही करता। ये हार्दिक पटेल को आप विभीषण कह रहे हैं, ये तो आप विभीषण का अपमान कर रहे हैं, तो ऐसा मत करिए जी। डॉक्टर ए के सिंह साहब बहुत देर से नाराज हो रहे हैं, हम पे कह रहे हैं आप ही सब झगड़ लोगे तो कैसे काम, हम भी तो हाँ भाई, वॉशिंग मशीन ए के सिंह के भी पास है, उन्होंने भी कई लोग धो दिए हैं जिन पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन आप तो धो देते हो, उन्हीं के मिनिस्टरों को जेल भिजवा देते हो। केजरीवाल जी ने तो आज कहा कोई आरोप नहीं है, आपने सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, अब मनीष सिसोदिया जी की चिट्ठी बनवा रहे हो। आप पता नहीं है आपके पास कौन कौन सी मशीन है, कुछ मशीनें इत्र वाली है, कुछ सत्र वाली है, कुछ मित्र वाली है, अब कौन सी मशीन नहीं, ये लोग किसी के पास वॉशिंग मशीन है, कोई मुंगरी से पीट धो रहा है पुराने स्टाइल से। डॉक्टर सिंह साहब, मिश्रा जी आपने बीजेपी को बहुत ज्यादा टाइम दिया, थोड़ा हमें भी दे दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, आज हम डिबेट का टाइम बढ़ा देंगे, आपको टाइम देंगे। चलिए जी जी, थैंक यू सर। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने हमें आतंकवादी बोला, इनके प्रधानमंत्री ने नक्सली भी बोला था, लेकिन दुनिया जानती है देशद्रोही कौन है। इनके सावरकर ने जिस तरह से अंग्रेजों से माफी मांग करके देशद्रोह का काम किया है, ऐसे लोगों से हमारी पार्टी के लोगों को नैतिकता सीखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, इनके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी 1 लाख रुपए कैमरे में पकड़े गए थे। भगवान राम का नाम लेते हैं, कहते हैं मोदी जी राम राज्य लाएंगे, बीबी छोड़कर पहले भाग गए। भगवान राम ने अपनी पत्नी ठीक नहीं है डॉक्टर साहब, ये टिप्पणी ठीक नहीं है प्रधानमंत्री के लिए। पर्सनल टिप्पणी मैं विरोध करता हूँ, ये शब्द आपको वापस लेना पड़ेगा, ये इसका मैं विरोध करता हूँ। चलिए आगे बोलिए। ये मैं क्या कहता हूँ, भगवान राम जी अपनी आर्या के लिए रावण से लड़ गए, तो पत्नी का जो एक धर्म होता है वो हमें नहीं दिखता कि इनकी पार्टी में है। तीसरी बात कि भगवान राम का नाम लेते हैं, राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ, आज तक जांच नहीं हुई। क्या क्या वहां पर चोरी हुआ, जांच नहीं हुई। और जहां तक दोनों गृह मंत्री देख लीजिए, स्टेट मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर दोनों एक, अब फिर आप कहोगे आप बोल रहे हैं, जब बीजेपी को ऐसे बातें नहीं बोलनी चाहिए। एक तड़ी पार है, एक पे कितने मुकदमे लगे हैं। ये देश चलाएंगे, ये देश चलाने वाले लोग हैं, ये अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, समाज को विघटन करने वाले लोग हैं। समाज इनसे नहीं चलता है। और आप ये सुन लीजिए, बीजेपी के जो प्रवक्ता जी हैं गोयल जी, आप जब भी बोलते हो ना, आप पहले देख लो कि हम क्या किए हैं। जितना निकृष्ट काम आप सब कर रहे हो ना, अभी 2-3 साल बाद सामने आ जाएगा, आ तो रहा ही है, आगे भी आएगा। और रही बात शिक्षा की, एक मिनट, हमारी बात बहुत लंबी हुई थी, हमारी बात पूरी होने दीजिए। रही बात शिक्षा की, तो आप गुजरात की शिक्षा मॉडल और ये दिल्ली से तुलना कर लेते हैं। गुजरात में 27 साल से आपकी सरकार है। मैं चैलेंज करता हूँ, सीबीएसई का रिजल्ट ले लीजिए, चाहे मैथ का टेस्ट ले लीजिए, साइंस का टेस्ट ले लीजिए, एनवायरमेंटल के ले लीजिए, सोशियोलॉजी के ले लीजिए, साहित्य का ले लीजिए, इंग्लिश के ले लीजिए, हिंदी के ले लीजिए, आप में दम है। आप चलिए, आप शिक्षा पे बात करते हैं तो गुजरात से कर लीजिए ना, जहाँ 27 साल से आप हैं, जहाँ पर मोदी जी खुद मुख्यमंत्री रहे हैं। हम आपको चैलेंज करते हैं, तो आप ये बात मत करिए। और अब डिबेट पे थोड़ी शालीनता बरतिए। अगर बदतमीजी वाला भाषा नहीं बोलनी चाहिए, नहीं तो बदतमीजी वाला भाषा हमें भी आती है, इसलिए मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन बीजेपी को मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि आप जो है देश को तोड़ने नहीं, जोड़ने का काम करिए। और दूसरी बात, आप कहते हैं हम फ्री की बात करते हैं, कम से कम जो है 20 लाख करोड़ रुपए आप सब जो है फ्री बांट चुके हो पूरे देश में। कई योजना के देते हो और सीधे पैसे दे करके वोट खरीदते हो। जितने भी जो डायरेक्ट ट्रांसफर, बेनिफिट ट्रांसफर करते हो ना, वो कोई बेनिफिट नहीं है, वो सीधे सीधे वोट खरीदने का काम किया जाता है। जबकि हमारी सरकार क्या फ्री दे रही है, बिजली जलाने के लिए दे रही है, जब जलती है तभी वो फ्री होती है, ऐसे नहीं है पैसे दे दिए। पानी जब यूज होता है तभी उसको फ्री दिया जाता है, जो जीवन को जीने में काम आता है। और आप क्या क्या पैसे नहीं बांटे हो, आपको पता है, पूरा देश पता है। और जो आप कर रहे हो ना, फ्री अगर बात करते हो फ्री बीज की,
तो भाजपा से ज्यादा फ्री बीज तो कोई आज तक हिंदुस्तान के किसी पार्टी ने दिया ही नहीं। अब कहते हो गरीब कल्याण हो गया। आप ये बताइए 80 करोड़ लोग गरीब कैसे हो गए? जब आपकी सरकार आई थी तो इतने लोग तो गरीब नहीं थे। 80 करोड़ तो आप ही क्लेम करते हो ना, अन्य योजना में 80 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। तो 80 करोड़ लोग गरीब कैसे हो गए, जिनकी आय एक दिन की 27-28 रुपए कैसे रह गई है? रोजगार 2 करोड़ रुपए देने के लिए आपने वादा किया था, कहाँ गया सब पैसे? सब वो 15 लाख रुपए आए क्या? तो आप यहाँ बोलते हो, थोड़ा सा शालीनता रखो। आप सीनियर पर्सन लग रहे हो, आप काफी उम्र दराज भी लग रहे हो, और सड़क छाप बातें करना आप जैसे लोगों को अच्छा नहीं लगता है। प्लीज मिश्रा जी। चलिए मैं आ रहा हूँ अभी। गोयल साहब एक सेकंड, दीपचंद जी की भी तो सुन लीजिए। आपने दोनों को धोया, दोनों मशीन में डाल दिए थे, अब दोनों निकलेंगे। जी दीपचंद जी। फिर प्रेम सर का भी एक कमेंट लेना, वो भी खा पी के आज तैयार हो गए, वो भी पूरी रॉ में है। आदरणीय मिश्रा जी, अभी मेरे बड़े भाई ने जो बात की कि भारतीय जनता पार्टी राम की और जनता की है, मैं आपको स्पष्ट तौर से कह दूं, ये नहीं तो राम के हैं नहीं जनता के हैं। सीता मैया भी दुखी है भारतीय जनता पार्टी के काम से, और सीता मैया खुद कह रही है कि सारा पैसा खा गई मेरे पति के नाम से। आपने देखा राम मंदिर मुद्दे पे 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 मिनट में 16 करोड़ में चलेगी। सबने नकार दिया। ये सब स्लोगन आपके बेकार हो गए, आप यही कहते कहते चले गए, यही कहते कहते चले गए। बिल्कुल। अरे मिश्रा जी बात तो सुनिए, ये कह रहे बात तो सुनिए। अभी इन्होंने कहा, जब माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में इन्होंने कहा कि जब रुपया डॉलर की तुलना में होता है, तो खुद मोदी जी ने कहा था कि मनमोहन जी को श्रम से डूब जाना चाहिए। तो आज क्या मैं गोयल साहब से पूछना चाहूंगा कि आज क्या माननीय प्रधानमंत्री श्रम से डूब के मरेंगे? नहीं मरेंगे। उस पर आपके पास जवाब नहीं है। आज देश पूछ रहा है रोजगार का समाधान दे दीजिए। उसके शब्दों का चयन रखिए, शब्दों का चयन। नहीं बिल्कुल, ये शब्दों का मिश्रा जी जो शब्द है वही मैं बोल रहा हूँ। कोई इधर उधर का शब्द है, आप खोल के देखिए यूट्यूब पे, आपको सब दिखेगा। आज देश पूछ रहा है कि समर्थन मूल्य का समाधान दे दीजिए, उस पर आप बात नहीं करोगे। देश पूछ रहा है जो गलत नोटबंदी करी थी आपने, एमएसपी तबाह हुई थी, उसका समाधान दे दीजिए, नहीं दे पाओगे। 2016 के बाद आर्मी के अंदर नर्स की भर्ती नहीं निकली। हार्दिक पटेल आपके पास से क्यों कूद के भाग गए? आपने सब अच्छा किया। हार्दिक पटेल की बात पे आता हूँ। अरे सीडीबी मिश्रा जी, मैं हार्दिक पटेल की बात पे आता हूँ। 2017 के अंदर इन पे 30 केस थे, और 2019 में हार्दिक पटेल केस लड़ना चाहते थे, लेकिन वो केस की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ पाए, और पार्टी ने उनको कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया। किसी पॉलिटिकल इवेंट्स में उन्होंने कोई अपनी भागीदारी नहीं दिखाई। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी थी वो वहां नहीं गए, और पर्सनल एजेंडे से पॉलिटिकल चला रहे थे। बीजेपी की मिली भगत थी, और बीजेपी से काफी समय से मिल रहे थे, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी में नरेश पटेल को लाने की बात हो रही थी, तो हार्दिक पटेल को ये लगा कि मेरी इमेज डैमेज हो जाएगी, और उनके ऊपर केस भी चल रहे थे लगातार। और सबसे बड़ी बात है, ईडीआई और सीबीआई के डर से वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गए। मैं मिश्रा जी बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि आज के दौर में ईडीआई, सीबीआई और इनकम टैक्स को खुश करना जरूरी नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी को खुश करना जरूरी है। अगर भारतीय जनता पार्टी खुश हो जाती है तो समझ लो आपकी ईडीआई, इनकम टैक्स और ये सीबीआई सब खुश हो जाएगी, और जो आपके ऊपर केस लगे हुए हैं वो केस भी धुल जाएंगे। ये डर है, और ऐसे लोगों को मैं करती आई। पहले कांग्रेस भी तो कांग्रेस ने, अब इनने थोड़ा ज्यादा कर दिया। मिश्रा जी चक्कर हो गया, सिखाया तो आप ही। कांग्रेस ने इस तरह की बेईमानी नहीं करी है। आज 8 वर्षों से मिश्रा जी 8 वर्षों से तो बीजेपी ने देश को चुनाव जरूर जीता है, लेकिन देश का संतुलन इन्होंने बिगाड़ दिया है, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे संतुलन बनवाएंगे, संतुलन बनवाएंगे। मैं आऊंगा अभी। आज देखिए ना, आज देश किस ओर जा रहा है। आज जो बीज बो रहे हैं उनको काटना भारी पड़ेगा। जी मैं आऊंगा। आप पहले एक छोटी सी सड़ासी से वोट को लूज करते थे, उस लूजिंग से काम चल रहा था। बीजेपी ने बड़ा वाला पाना रिंच एक आती है, किसी भी वोट पे सेट हो जाती है, उन्होंने वो बना ली। वो आपसे सीख गए सड़ासी से, तो थोड़ा लूज यूज करते हो। अब उन्होंने पाना रिंच घुमाई नहीं कि आदमी लाइन में आया नहीं। आप क्या देखते रहते हैं, आप क्या बांटते रहते हैं, ये आप तय नहीं कर पाते। आप अपनी पार्टी में भगदड़ नहीं रोक पाते। आप जिस राज्य से 2
व्यक्ति विधायक चुने जाते हैं, वहां के मिश्रा जी, पार्टी के अंदर सबको एक जिम्मेदारी दी जाती है, संगठन चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है। आज मुझे प्रवक्ता बनाया तो मैं प्रवक्ता की बात करूंगा, ये नहीं है कि मुझे टिकट देकर राज्यसभा भेज दो। हर आदमी की इच्छा होती है। मैंने आपसे सवाल नहीं किया, जो हार्दिक पटेल की जो इच्छा है उनको जल्दी से जल्दी नेता बनने की, उनके पास उम्र भी कम है। उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर मैं जाता हूं तो मेरा भविष्य है, क्योंकि अभी वो 27-28 साल के हैं इस टाइम में, प्रेजेंट में। कांग्रेस कब सुधरेगी? सिद्धू के चक्कर में पंजाब खो दिया, हार्दिक के पटेल में गुजरात खो दोगे, यूपी प्रियंका के चक्कर में खो दिया, यही साबित नहीं कर पाए कि नेता कौन बनेगा। ये कब छोड़ोगे? किसी और के सर कब तक नेता मची है? नेता आपको इसके अंदर पता लग जाएगा। नेता माननीय राहुल गांधी जी बनेंगे, स्पष्ट तौर से बनेंगे। आज जनमानस के जो मुद्दे कौन उठा रहा है, आज जनमानस के मुद्दे कौन उठा रहे हैं? मिश्रा जी, आप मुझे बताइए। आम आदमी पर बैठे, इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन कर ले। आज कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। आज इनके ईडी सीबीआई के डर से कुछ नहीं बोल सकते। कोई आदमी निकल के नहीं आता। कहाँ है भाजपा? अगर महंगाई होती तुम्हारी सरकार खत्म करा देती, सबके गले में तोरई होती। मिश्रा जी, मैं अपनी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कई चैनल वाले हैं जो कांग्रेस पार्टी के जितने भी शो है नहीं दिखा रहे। आज रोड पे चल के देखिए कौन धरना प्रदर्शन कर रहा है। आप कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिख रही है आपको, कहीं भी दिखा दो। अगर दिख रही है तो कांग्रेस पार्टी दिख रही है। जनमानस के मुद्दे सड़क से लेकर संसद तक के। सुन तो लीजिए प्रेम कुमार जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे लूंगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली में एक छोटा सा कमेंट करो, सवाल सुन ले, सवाल ले लीजिए। कांग्रेस शासन करना जानती है, विपक्ष की भूमिका में कभी नहीं है। विपक्ष कभी उसमें अच्छा नहीं चला पाया क्योंकि सत्ता में रही, और भाजपा सत्ता भी विपक्ष की तरह चला रही है, फिर भी कामयाब है। आप देख रहे होंगे वो घन से बबूल काट देती है और ये कुल्हाड़ी से नहीं काट पाते। ऐसा क्यों? क्या है इनमें? इनकी ही पार्टी के नेता इन्हीं के लिए बिस्बेल बोल देते हैं। सिद्धू ने जो बीज बो दिए उससे पंजाब में कांग्रेस का अस्तित्वहीन हो गई। अब हार्दिक पटेल गुजरात में बोएंगे, तब तक कोई एक हिमाचल में बो देगा। ये करेंगे क्या? कोई तो रहा बताइए। शिव कुमार जी, सेंट्रल पॉलिटिक्स में ये बात जरूर है कि कांग्रेस ज्यादा समय तक सत्ता में रही है। इसके बावजूद लगभग 27-28 साल विपक्ष के पास भी रहा है और कांग्रेस विपक्ष में भी रही है। लेकिन स्टेट पॉलिटिक्स में कई स्टेट ऐसे हैं जहां बारी बारी से कांग्रेस और दूसरी पार्टियां सत्ता में रहती हैं या विपक्ष में रहती हैं, और पूरे देश में भी कांग्रेस को विपक्ष में भी रहने की आदत है। लेकिन हाँ, समय बदला है। लंबे समय से डबल इंजन की जैसे सरकार बनी तो ये डबल इंजन इनके हाथ से निकल गया। कांग्रेस के पास कोई डबल इंजन जैसी स्थिति नहीं रही। ये स्थिति जरूर है। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि दीपचंद जी जो कह रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी एक्टिव नजर आ रही है, ठीक है। आप संगठनात्मक रूप से छोटे छोटे कुछ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जो पहले नहीं दिखता था। आज इनके नए अध्यक्ष जो पिछले 2-3 साल में कर रहे हैं, कोरोना काल में भी किया, वो दिखा है। लेकिन इसके बावजूद वो प्रेशर बनाने वाला जो आंदोलन जिसकी बात आप शिव कुमार जी कर रहे हैं, वो आंदोलन खड़े करने की क्षमता कांग्रेस में नहीं दिखी है। यहाँ पर ये बात हो रही है, चिटपुट धरना प्रदर्शन कौन पार्टी नहीं करती है? आप भी कर रहे हैं। ये है हार्दिक पटेल का जाना एक ऐसे प्रदेश में जहाँ आप चुनाव में जा रहे हैं, वहाँ आपसे टूट करके लोग जा रहे हैं। क्या सिर्फ इसलिए वजह से, इस वजह से माना जाए कि उनको इलेक्शन लड़ना है? हार्दिक पटेल को इलेक्शन लड़ने के लिए तो किसी का मोहताज होना न पड़े, वो तो शायद निर्दलीय भी जीत जाए, इस स्थिति में है। तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ स्वार्थ के कारण गए। ये जरूर है कि पिछले 5 साल में क्या संवाद रहा, क्या संवादिता रही, का उपयोग नहीं किया गया, और उन्होंने वैचारिक स्थापन किया है। वो बीजेपी में भी जाएंगे तो उनकी उम्मीदें पूरी होगी मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप देखेंगे राहुल गांधी खुद चल करके हार्दिक पटेल को पार्टी में शामिल करा रहे थे। आज कौन आया बीजेपी का पार्टी में शामिल कराने के लिए? कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। तो हार्दिक पटेल की अहमियत सचमुच गिलहरी वाली है, ये बात तो है। तो ये स्थिति साफ है। हम लोग पूरी समग्र चर्चा कर रहे हैं और मैं बहुत एनर्जी इकट्ठा करके बोल रहा हूँ, दवा हुआ खा के बोल रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्षमा किया जाए। मैं सीधा गोयल साहब को मौका दूंगा, फिर मैं 1 मिनट डॉक्टर साहब को, सुरेंद्र सर पे आके प्रोग्राम समय बहुत हो चुका है। जी गोयल साहब बहुत देर से नाराज हैं, कह रहे हैं आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे, हमारी घटिया खड़ी कर दी और बात भी नहीं सुन रहे। शिव कुमार जी, मैं तो सिर्फ शॉर्टकट में, क्योंकि समय हो रहा है, ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। एक तो AK सिंह जी शिक्षा मंडल के बड़े दावे करे हैं
मैं सिर्फ इनसे एक ही बात कहता हूँ, ये गुजरात और पंजाब और यूपी को छोड़ें, आप सिर्फ दिल्ली के अंदर जिस रिजल्ट को आप कहते हैं, आपके जो दिल्ली सरकार के स्कूल हैं, उनके जो बच्चे 10वीं और 12वीं के बोर्ड के पेपर देते हैं, उनके सेंटर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़वा दो। अब प्राइवेट स्कूलों के सेंटर, सर मैं शिक्षा मॉडल की बात कर, प्लीज मैं शिक्षा मॉडल टॉपिक नहीं, आज हार्दिक पटेल वो आपके यहाँ क्यों आया, आपने क्यों लिया हार्दिक मैं पटेल? शिक्षा, अच्छा दूसरी बात, ये नरेश पटेल कौन है? ये जो नरेश पटेल की बात करें, नरेश पटेल कौन है? क्यों नरेश पटेल को आप लेना चाहते हो पार्टी के अंदर? दीपचंद जी, जो आप नरेश पटेल की बात कह रहे थे, तो कौन नरेश पटेल है, क्यों लेना चाहते हो? इसका मतलब तुम बीजेपी के आदमी को तोड़ना चाहते हो जो टूट नहीं रहे। सरेआम डकैती डाल रहे हैं और वो तोड़ने में भी पीछे हट जाए। नहीं, कैसे तोड़ेंगे? नरेश पटेल हमारा है, हमारा रहेगा, कैसे चला जाएगा? ये तो डोरे डाल रहे हैं कि हम नरेश पटेल को तोड़ रहे हैं, इसमें हार्दिक पटेल जा रहा है। नरेश पटेल खुद आने की इच्छा जाहिर। श्रीमान जी, नहीं खुद जाएंगे, ले लो ना, ले लो ना, हार्दिक पटेल खो दिया। की तरह आप कई विधायक न चले जाएं, संजय पाठक को आप संभालते रहे और संजय पाठक आप ही के लेके उड़ गए, तब तक आपको पता ही नहीं लगा कि आपके विधायक चले गए। थोड़ा सोच समझ के खेल खेलिए। चलिए बोल साहब जी। तो बस मेरा दूसरी बात क्या है कि राजीव गांधी कहते थे हम 1 रुपया भेजते हैं, ये 15 पैसे वो तो नीचे तक पहुंचते हैं। हमें बता दिया नहीं तो वो हमने 1 रुपए का 1 रुपया भेज रहे, तो हम रिश्वत दे रहे हैं। नहीं गिरी उससे, देश की साख नहीं गिरी। शिवकुमार जी देखो, इनके राजीव गांधी जी कहते थे 1 रुपया भेजते 15 पैसे नीचे पहुंचते हैं। हमने उस योजना का 1 रुपया नीचे तक पहुंचा दिया, तो हम तो रिश्वत दे रहे हैं। ये क्या दे रहे थे? 1 रुपया का सरकार से 1 रुपया लेकर 85 पैसे का भ्रष्टाचार कर अपने घर में रख रहे थे, अब 15 पैसे जनता तक पहुंचा रहे थे। कांग्रेस से बीजेपी में जा चुके हैं, हार्दिक आपके पास आ चुकी है। गोयल साहब, आप अगर मैं बताऊं, हार्दिक पटेल जो आए हैं, जितनी भी योजना है वो कांग्रेस पार्टी की है, आपने उसको चेंज नहीं करा है। आपने जितनी भी योजना कांग्रेस पार्टी की, आपने आजादी के बाद सुनने आपने योजना बनाई है, वो सारी कांग्रेस पार्टी के, सिर्फ आपने उसका नाम चेंज करा है। गोयल साहब की उसमें आपने मोहर लगाई है और कुछ नहीं करा है। सच गड़बड़ होता है, इसलिए सुनने की क्षमता भी रखिए गोयल साहब। आप सुनने की कैपेसिटी करो। चलिए गोयल साहब समय हो रहा है। डॉक्टर एक सिंह साहब एक छोटा सा कमेंट फिर सर से सिर्फ लास्ट सिर्फ एक शब्द प्लीज। चलो ठीक। सर मेरा ये सिर्फ कहना है कि जेपी के लोग आरोप लगाना छोड़ दें, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, न्याय पे, सुरक्षा पे और रोजगार पे बात करें। जहां कहेंगे वहां हम आने को तैयार हैं, जैसे कहेंगे वैसे आने को तैयार है। आप डिबेट कर लीजिए। जी चलिए ठीक है, डिबेट करवाते हैं आपकी भी। पुरन सर सारा घटनाक्रम यह आ गया, न भाजपा मानेगी कि हम हार्दिक पटेल को क्यों ले रहे हैं, न कांग्रेस बताएगी हमारे यहाँ से चले क्यों गए। असली जो मुद्दा है दोनों नहीं बताएंगे, लेकिन हार्दिक पटेल ने सरेआम इनके नेताओं के साथ अपशब्द कहे। सरेआम क्या उनका दर्द खत्म हो जाएगा और हार्दिक पटेल का सम्मान बरकरार रहेगा, या कांग्रेस अब सीडी कांड को उजागर करेगी या फिर सीडी खो जाएगी? देखिए, बीजेपी ने हार्दिक पटेल को गालियां सुनने के बाद भी लिया, तो एक बात तो मानना पड़ेगा कि उस हार्दिक पटेल की हैसियत है। अच्छे आदमी नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हैसियत तो है, वरना कोई इतने लेवल पर गाली सुनने के बाद उनको नहीं लेता। तो कांग्रेस उस आदमी को पहचान नहीं पाई, ये आदमी हमारे काम का कितने है। और बीजेपी को लगा कि ठीक है, गाली गलौज भी कर रहा लेकिन हमारे काम का तो हम इसको ले लेते हैं, तो उन्होंने ले लिया। बात असली ये है कि हो सकता है कि हार्दिक पटेल की जो औकात है उससे ज्यादा बीजेपी ने उसको आंका है, और ये इसका असली पता चुनाव में ही चलेगा कि क्या उनकी औकात के हिसाब से उनको आंका गया या फिर कांग्रेस ने उनको गुड बाई करके जाने दिया। तो कोई बात नहीं, ये अभी हम लोग इसको कह नहीं सकते, चुनाव होगा तब पता चलेगा। तो उनकी गाली सुनने के बाद भी लेना उनके लिए श्रेयस्कर रहा, नहीं कह देंगे ये इसको हमने देशभक्त समझ के बुलाया था, ये तो गद्दार निकला, ये चला गया।
वो कोई देर नहीं लगती कहने में। जी, मैं प्रेम सर से कहूंगा अब क्या हम लोग छोटा सा एक कमेंट एक मामले में देंगे, छोटा सा एक कमेंट। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था, एक कमेंट छोटा सा। पहले कांग्रेस ने सिद्धू को नहीं निकाला, लोगों ने कहा कि सिद्धू को निकाल देते तो पंजाब जीत जाते। इस बार हार्दिक ने कूदना शुरू किया, अब हार्दिक को उन्होंने निकाल दिया। अब कांग्रेस फिर सवाल है, सुरेंद्र सर कह रहे हैं कि आंक नहीं पाए, कांग्रेस करे तो करे क्या? ये सुनो, में एक सवाल बता दीजिए बस। इसका उत्तर शिव कुमार जी, आप जो छत्तीसगढ़ में तस्वीरें हैं उसमें देखिए। राज्यसभा में 31 सदस्य हैं हरियाणा में कांग्रेस के, 30 चाहिए राज्यसभा में जीतने के लिए, और वो उस 30 को एकजुट करने के लिए छत्तीसगढ़ में बुला रहे हैं। और जो पैरेलल जो चुनौती है वो है कि बस 3 वोट केवल कांग्रेस की अगर कट जाएगी या कांग्रेस से टूट जाएंगे तो शायद गोलबंदी कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में हो जाए। तो इतना एक आरामदेह चुनाव जो आपके विधायक है उसके तहत आप जीत सकते हैं, लेकिन आप इतना ऐसे शो कर रहे हैं कि आपके पास आपके विधायक भी आपके साथ नहीं है। तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं? एक परंपरा बन गई, उस परंपरा को आप सिर्फ ढो रहे हैं कि इलेक्शन होने लगे तो खरीद फरोख्त रोकने के लिए अपने विधायकों को कहीं और रेस्टोरेंट और होटल और सब जगह ले जाइए। लेकिन इसमें तो साबित हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी 27 विधायक ही पहुंचे। यही नीति और रणनीति जो है कांग्रेस को खाए जा रही है। कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलनी होगी। अरे हमारे विधायक हमारे साथ है, नेताओं को बुलाओ, कौन किनका वफादार है, डांट के बताओ कि अगर नहीं जीतेंगे ये राज्यसभा चुनाव हार गए तो चारों की खैर नहीं, चारों को निकाल दूंगा। ये तेवर होना चाहिए, लेकिन इस तेवर के बजाय बिल्कुल आपकी बात से 100% सहमत है। आपकी आवाज ठीक नहीं है और आपको तेवर आना शुरू हो गए, लिहाजा मैं आपको यही विराम देते हुए, समय भी हो चुका है। मेरा एक आकलन अपना ये है, मध्य प्रदेश की सरकार भी इसी पैटर्न पर हुई थी जब पहली बार विधायक भर के राजस्थान ले आए। उसके बाद विधायकों को लगा कि हम कहीं भी चले जाए, कोई हमारी रोक टोक नहीं है, हम किसी गाड़ी में चले जाए और वो चलेगा, एक अच्छी खासी सरकार गिर जाती है। कांग्रेस को अपना सिस्टम बदलना होगा, कांग्रेस को अपनी कार्यशैली बदलनी होगी, और बीजेपी को अगर आगे अपना ये जो विराट अश्वमेध घोड़ा छुटा हुआ है इसे आगे भी घास मिलती रहे, तो इसके लिए कुछ उन्हें भी बदलाव करने होंगे। उन्हें और भी ऐसे कहीं हार्दिक पटेल शामिल कराने पड़ेंगे, क्योंकि पुराने घोड़े थक जाते हैं। उन्हें कांग्रेस जैसी पार्टियां, उन्हें अन्य पार्टियां लेने के लिए तत्पर रहेंगी। इन्हें नए घोड़े चाहिए ताकि इन्हें अपनी सत्ता का वो अश्वमेध कमजोर ना पड़ जाए। मैं किसी भी आदमी का आकलन नहीं करता हूं, बदलाव एक प्रकृति का नियम है। उन्होंने अभी बंगाल में आपके सामने एक अपना जज्बा कायम किया था। बंगाल में चुनाव उन्होंने साबित कर दिया कि भाजपा जीतने जा रही है, यही वो 2 अंक तक पहुंचे। आज उनके कई विधायक टूट के जा रहे हैं, लेकिन हौसला बरकरार है। वो 3 वर्ष ऐसे ही रहेंगे, लेकिन 2 साल बाद फिर बंगाल में एक नई लौ दिखाएंगे, एक नया कोई कैलाश विजयवर्गीय बनाएंगे और चुनाव लड़ना भारतीय जनता पार्टी को आ गया है। चुनाव लड़ा कैसे जाता है ये वो बना चुके हैं, और इसमें सभी राजनीतिक दल पीछे हो चुके हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी को कॉपी किया है। आम आदमी पार्टी ने पहला चुनाव सोशल मीडिया के जरिए जीता था, उसको नरेंद्र मोदी ने पूरा और अमित शाह ने अपनी पार्टी में ऑब्जर्व कर लिया है। आम आदमी पार्टी वही खेल कर रही है। यहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी आज भी सोशल मीडिया की पहचान नहीं जान पाए, ना समझ पाए है। बड़ी मीडिया इन्हें स्पेस दे नहीं रही है, छोटी का इन्हें बिलीव नहीं है। जब तक ये किसी न किसी सहारे को नहीं पकड़ेंगे, राजनीतिक लड़ाई लड़ना बड़ी बेहद दूभरी नहीं, कठिन रहा है, बहुत कठिन है, जगरपन घटकी। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। इसी के साथ कल 9 बजे फिर प्रेम कुमार जी हाजिर होंगे। मुद्दा गर्म है, जुड़िए जरूर और देखिए जरूर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिए। ऐसी शालीनता पूर्वक डिबेट आपको किसी टीवी चैनल पर नहीं मिलेगी, जो सबको अपनी बात कहने का शालीन तरीके से मौका मिले। आप सबका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर ए के साहब का, अनिल गोयल जी का, दीपचंद जी का। कल फिर हाजिर रहेंगे, इसके साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार।